स्ट्रोमेटिलाइट्स पृथ्वी के सबसे पुराने जीवित जीव। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में 3.5 अरब वर्ष पुराने स्ट्रोमेटिलाइट्स ने पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को लगभग 20% तक बढ़ा दिया, जिससे विकसित होने वाले सभी जीवों को जीवन का मार्ग मिल गया था। स्ट्रोमेटिलाइट जीवित जीवाश्म हैं और हमारे ग्रह पर सबसे पुराने जीवित जीव हैं। ये नाम ग्रीक शब्द स्ट्रोमा से लिया गया है, जिसका अर्थ है गड्ढा, और लिथोस, जिसका अर्थ है चट्टान। स्ट्रोमेटिलाइट का शाब्दिक अर्थ है स्तरित चट्टान। इन प्राचीन चट्टानों का अस्तित्व सौर मंडल की उत्पत्ति से 3/4 तक फैला हुआ है। नागरिक वैज्ञानिक की समझ के अनुसार स्ट्रोमेटिलाइट्स सूक्ष्म प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों की कॉलोनियों द्वारा निर्मित पथरीली संरचनाएं हैं, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। जैसे जैसे उतले पानी में तलछट की परतें बनती गईं, बैक्टीरिया उस पर बढ़ते गए, तलछटी कणों को बांधते गए और मिलीमीटर परत पर परत बनाते गए जब तक कि परतें टीले नहीं बन गईं। उनके साम्राज्य निर्माण ने पृथ्वी के इतिहास में उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सांस ली। ऊर्जा का दोहन करने के लिए सूर्य का उपयोग करते हुए उन्होंने पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को लगभग 20% तक बढ़ाया और विकसित होने वाले सभी को जीवन का चुंबन दिया। हम देख सकते हैं कि समय की शुरुआत में दुनिया कैसी दिखती थी। जीवित स्ट्रोमेटिलाइट्स पृथ्वी पर केवल कुछ नमकीन लैगून या खाड़ियों में पाए जाते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया अपने विभिन्न प्रकार के स्ट्रोमेटिलाइट स्थलों, जीवित और जीवाश्म दोनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ज्ञात स्ट्रोमेटिलाइट्स के जीवाश्म लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पुराने पिलबारा क्षेत्र में मार्बल बार के पास लगभग 1000 किलोमीटर उत्तर में पाए जाते हैं। पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.5 बिलियन वर्ष है। ये जानकर आश्चर्य होता है कि हम देख सकते हैं कि महाद्वीपों के बनने के समय दुनिया कैसी दिखती थी। पौधों से पहले, डायनासोर से पहले, मनुष्यों से पहले। लैंसलिन शहर जहाज के मलबे और लॉबस्टर झोपड़ियों का तट है। भीषण 40वां दशक 40 और 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों पर चलने वाली जंगली पश्चिमी तूफानी हवाएं और फ्रेमेंटल डॉक्टर की गर्मियों को सुकून देने वाली हवाएं, जिसे बोलचाल की भाषा में गर्मी की दोपहर में राहत देने वाली हवाओं के लिए नाम दिया गया है। यह एक जंगली मौसम से प्रभावित तट है जो मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। सर्वेंटिस, जो नम्बुंग नेशनल पार्क के उत्तरी किनारे पर स्थित तट की रॉक लॉबस्टर राजधानी है। कच्ची सड़क से कुछ किलोमीटर नीचे थेटिस झील, जो स्ट्रोमेटिलाइट्स का घर है। थेटिस झील छोटी, उथली और त्रिकोणीय थी। झाड़ियों का रास्ता मोटी पत्तियों, नीली पंखुड़ियों वाले फैनफ्लावर, बीज वाले सिर वाले झाड़ियों और लाल मोतियों वाले सैम्पायर के झुरमुटों से होकर गुजरता था। बीच बीच में स्थानीय कंगारू देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाते थे। लहरों के नीचे हजारों प्यूमिस रंग के स्ट्रोमेटिलाइट्स लगभग छिपे हुए थे, जो थोड़े अपारदर्शी पानी के नीचे अपनी सांस रोके हुए प्राचीन कछुओं के प्रवास की तरह डूबे हुए थे। परिधीय परिवेश को अवरुद्ध करते हुए और ज्वालामुखी गतिविधि से मीथेन नारंगी रंग के आकाश की कल्पना करते हुए समय की शुरुआत में जीवन ऐसा ही दिखता था। थेटिस झील 2 मीटर से थोड़ी ज्यादा गहरी है और समुद्र की तुलना में इसकी लवणता दोगुनी है। ये झील लगभग 4800 साल पहले अलग थलग पड़ गई थी, जब आखिरी बड़े हिमयुग के दौरान समुद्र का स्तर गिर गया था। तटरेखाएं पीछे हट गईं और तटीय टीलों ने पानी को अंतर्देशीय बना दिया, जिससे झील बन गई। अनुमान है कि ये पथरीले ऑक्सीजन देने वाले लगभग 3500 वर्षों से बढ़ रहे हैं। झील के ऊपर एक धातु का रास्ता बना हुआ है, जिससे आप नीचे स्ट्रोमेटिलाइट्स देख सकते हैं। झील के चारों ओर 1.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा में इसे देखना है, लेकिन छूना नहीं है, क्योंकि इनमें से कई प्राचीन अवशेष लोगों द्वारा लापरवाही से उन पर चलने के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लेकिन स्ट्रोमेटिलाइट परिवार का एक और पक्ष भी है जो इस तट पर मौजूद है। लगभग 1 अरब साल पहले विकासवादी प्रगति ने एक धीमी सी धारा शुरू की, जिसमें देखा गया कि परतदार स्ट्रोमेटिलाइट गायब हो गए और एक और विविधता उभरी। वे उनके छोटे चचेरे भाई थे, थ्रोम्बोलाइट्स। पेर्थ से दक्षिण की ओर लगभग 1 घंटे की ड्राइव पर ओल्ड कोस्ट रोड से याल्गोरूप राष्ट्रीय उद्यान में क्लिफ्टन झील तक पहुंच सकते हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़े झील निवासी थ्रोम्बोलाइट्स का घर है। जब करिश्माई विज्ञान प्रस्तुतकर्ता और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के कण भौतिकी के रॉक स्टार प्रोफेसर ब्रायन कॉक्स ने अपनी वृत्तचित्र श्रृंखला वंडर्स ऑफ द यूनिवर्स के लिए थ्रोम्बोलाइट्स का दौरा किया, तो उतले पानी में अजीब चट्टानी धब्बों के प्रति उनके विस्मय ने कई यात्रियों को पृथ्वी पर पहला जीवन देखने के लिए लेक क्लिफ्टन की खोज करने के लिए प्रेरित किया। थ्रोम्बोलाइट की उत्पत्ति थ्रोम्बोसिस के समान मूल से हुई है, जिसका अर्थ है थक्का। थ्रोम्बोलाइट दिखने में थक्केदार होते हैं, जबकि स्ट्रोमेटोलाइट परतदार होते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय की दिवंगत डॉक्टर लिंडा मूर के अनुसार स्ट्रोमेटोलाइट्स उस समय कम होते चले गए जब अधिक उन्नत समुद्री जीवन का विस्फोट हुआ।
उनके पारिस्थितिकी तंत्र को चुनौती तब मिली जब शिकारी अमीबा और फोरामिनिफेरा नामक अन्य एककोशिकीय जीवों ने स्ट्रोमेटोलाइट्स को निगलने के लिए अपनी उंगली जैसी शाखाओं का उपयोग किया, जिससे उनकी बारीक परतदार संरचनाएं गुच्छों में बदल गईं। जीवित रहने के लिए स्ट्रोमेटलाइट्स को अत्यधिक खारे पानी की आवश्यकता होती थी, जो अन्य प्रतिस्पर्धी समुद्री जीवन को प्रतिबंधित करता था, जबकि थ्रोम्बोलाइट्स ने अनुकूलन किया। वे समुद्र की तुलना में कम नमकीन वातावरण में जीवित रहे और फले फूले। उनकी थक्केदार बनावट ने एक ऐसा घर प्रदान किया जहां छोटे जीव सह अस्तित्व में रह सकते थे। एक प्रभावशाली प्राचीन वंशावली के साथ लेक क्लिफ्टन के थ्रोम्बोलाइट्स का अनुमान है कि वे 2000 साल पुराने हैं। यहाँ भी एक बोर्डवॉक नरकटों के बीच से होकर खारे पानी की झील के ऊपर से गुजरता है, जहाँ नीचे थ्रोम्बोलाइट्स को देखा जा सकता है। ध्यान से देखने पर आप पानी की सतह पर ऑक्सीजन की छोटी छोटी लड़ियाँ देख सकते हैं। वे सांस ले रही हैं। इस क्षेत्र के नूंगर लोगों के लिए उनकी ड्रीम टाइम कहानी थ्रोम्बोलाइट्स की उत्पत्ति के बारे में बताती है। भूमि के सूखने पर नूंगरों ने समुद्र से पानी को ताज़ा करने के लिए प्रार्थना की। उनके निर्माता ने सर्प वोगगाल मातजीत के रूप में समुद्र को छोड़ दिया। उसने रेत के टीलों को धकेलते हुए एक इनलेट बनाया। उसने अपने अंडे थ्रोम्बोलाइट्स दिए और उन्हें बचाने के लिए अपने शरीर को मोड़ लिया। अंडे से निकले शिशु सर्पों ने नदियां बनाई। फिर मरते समय उन्होंने भूमिगत सुरंगें बनाई और ड्रीम टाइम में वापस जाने के लिए भूमिगत झरने बनाए। ये झरने नूनगर लोगों को ताज़ा पानी उपलब्ध कराते थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माइक्रोबियल थ्रोम्बोलाइट्स ऊर्जा के लिए प्रकाश संश्लेषण करने और अंतर्निहित जलवृत्त से निकलने वाले मीठे पानी के झरनों से कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर को अवक्षेपित करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। भूजल प्रवाह जिसमें लवणता और पोषक तत्व कम होते हैं और क्षारीयता अधिक होती है, उनके विकास और अस्तित्व के लिए अभिन्न अंग है। कोई भी परिवर्तन उनके अस्तित्व को चुनौती देता है। लेक क्लिफ्टन एक नाजुक पर्यावरण है। 2009 में थ्रोम्बोलाइट्स को गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया था और अब वे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षित हैं। इस क्षेत्र को रामसर सूचीबद्ध विश्व धरोहर काकाडू नेशनल पार्क, ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान के समान श्रेणी में रखा गया है, जो महाद्वीप पर पारिस्थितिकी प्रणालियों की सबसे बड़ी विविधता को संरक्षित करता है। लेक क्लिफ्टन के लिए संरक्षण कार्यों में अब थ्रोम्बोलाइट्स को कुचलने से रोकने के लिए बोर्डवॉक का निर्माण, पानी की गुणवत्ता और स्तरों की निगरानी, देशी वनस्पति के बफर की रक्षा करना जो पोषक तत्वों और प्रदूषकों को फिल्टर करने में मदद करता है, थ्रोम्बोलाइट समुदाय के स्वास्थ्य की निगरानी और पानी की गुणवत्ता का प्रबंधन और सुरक्षा करने के लिए शहरी और कृषि भूमिधारकों के साथ संपर्क करना शामिल है। इन प्राचीन जीवों का अस्तित्व कठिन है। जीवन के इन कदमों को संरक्षण की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन झील की लवणता को प्रभावित कर रहा है। बढ़ते शहरीकरण ने पोषक तत्वों के प्रवाह को बढ़ा दिया है, जिससे शैवाल का विकास हुआ है जो सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करता है और थ्रोम्बोलाइट्स को दबा देता है। झील पर मानव प्रेरित तनावों के 100 से अधिक वर्षों में इन प्राचीन जीवों का अस्तित्व मुश्किल में है। ड्रीम टाइम सर्प वोगगाल मातजीत की तरह उन्हें बचाना हम पर निर्भर है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।